नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। एचपीसीएल ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो कि काफी अच्छे आए हैं। चलिए मिलकर देखते हैं वो रिजल्ट। पहले जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में समझते हैं। अब इस कंपनी को सरकारी कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली कोई हिस्सा नहीं है। इस कंपनी के अंदर 51.11% हिस्सा है ओएनजीसी का, जिसके अंदर गवर्नमेंट की मेजर हिस्सेदारी है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आज भी इसमें काफी हिस्सा ओन करती है ओएनजीसी के थ्रू। बाकी सारा हिस्सा जैसे हम देख पा रहे हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास 3% है, एफआईएस के पास 17% है, म्यूचुअल फंड के पास 15% है और जनरल पब्लिक के पास 12% के आसपास है। अभी ये इससे पहले की कंपनी को देखे थोड़ा समझना पड़ेगा। एचपीसीएल कंपनी को कुछ सालों पहले ओएनजीसी ने खरीद लिया था, जैसे अभी हमने बताया। अब गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था, तो उन्होंने ओएनजीसी को बोला कि एक काम करो, आप हमसे हिस्सेदारी खरीद लो और जो है वो आप उसके शेयर होल्डर बन जाओ। तो यही कारण हुआ। अब एचपीसी जो ओएनजीसी थी वो चाहती तो नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था तो उनके पास ना बोलने के अलावा चारा भी नहीं था। तो गवर्नमेंट का 51.11% हिस्सा जो था वो ओएनजीसी ने न चाहते हुए भी खरीद लिया, और वो मोस्ट एक्सपेंसिव एक्विजिशन हो गया ओएनजीसी के लिए। उसके लिए उनको 36,915 करोड़ चुकाने पड़े सरकार को, उनका 51.11% स्टेक देने के लिए। हालांकि ये कंपनी उससे पहले जो है वो डेट फ्री वर्चुअली हुआ करती थी, लेकिन ये करने के चक्कर में वो कंपनी का डेट जो है वो बढ़ गया। और आज की डेट में अगर ओएनजीसी का वैल्यूएशन भी देखोगे तो उसके बाद से वो कंटिन्यूसली खराब हो गया। तो अच्छी खासी कंपनी जो चल रही थी, वो उसके चलते वो जो है उसका परफॉर्मेंस खुद का जो है वो काफी हद तक डाउन हो गया। तो अभी इनके अंदर चल रहा है कि गवर्नमेंट, उन्होंने भी रिक्वेस्ट आई है कि भाई हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, ऐसा ओएनजीसी ने कहा है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट थोड़ा पुराना है, 8-9 महीने पहले का है, जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई जो स्टेटमेंट फॉर्म वाज फ्री टू सेल इट्स स्टेक इन द ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी। कहने का मतलब यह है कि अगर ओएनजीसी चाहे तो एचपीसीएल में अपना हिस्सा बेच सकती है, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी चल रहा है, ओएनजीसी नाउ लुकिंग टू सेल इट्स स्टेक इन रिसेंटली एक्वायर्ड फाइनल एचपीसीएल टू अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, पॉसिबली एन ओवरसीज ऑयल कंपनी। तो ये वो कहता है ना कि दुनिया गोल है, वो वाला केस हो रहा है वापस। ये जो एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसी है, ये सारी कंपनी पहले किसी विदेशी कंपनी की ही हुआ करती थी। जैसे ये काल्टेक्स हुआ करता था, एचपी का काल्टेक्स हुआ करता था। ये जो मोबिल वगैरह आप देख रहे हो वो था आपका आईओसी होता था। लेकिन जब ये पेट्रोलियम कंपनी नेशनलाइज हो गई, तो वो जो है वो मोबिल से वो इंडियन ऑयल हो गया, या फिर काल्टेक्स से वो एचपी हो गया। तो इस तरह से वो इसका जो है वो हो गया। अब वापस इसमें, अब इसका यही मतलब होता है, ये देखिए पॉसिबली एन ओवरसीज ऑयल कंपनी। तो ओवरसीज ऑयल कंपनी मतलब ये शेल हो गया, मोबिल हो गया, या कैल्टेक्स हो गया, यही है। तो प्रोबेबली एचपीसीएल के अंदर हिस्सेदारी बेचने की बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि जो उसके पुराने जो मालिक थे वही वापस इसकी ओनरशिप ले ले, क्योंकि उनको अभी तो ऐसा लग रहा है कि एचपीसीएल के साथ उनका जो टाइप हुआ है उससे कोई सीधा बेनिफिट ओएनजीसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ साल के अंदर ये लोग अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किए हैं। सारे फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं करोड़ के अंदर है। तो इस क्वार्टर में उनको इनकी इनकम जो है वो कम हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 46,702। तो ये उनकी इनकम जो पिछले क्वार्टर में 72,059 करोड़ के आसपास की थी, वो घट के 72,000 करोड़ से घट के 46,000 करोड़ पे आ गई है। तो उनकी इनकम में कटौती तो साफ साफ देखने को मिल रही है। तो ये पिछले क्वार्टर से भी कम है, और पिछले साल वाला क्वार्टर जहां पे 75,000 करोड़ की इनकम हुई थी उससे भी ये कम है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनके एक्सपेंस ड्रास्टिकली कम हो गए। यहाँ पे उनके एक्सपेंस का फिगर देखिए, पिछले क्वार्टर में उनको 73,000 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे, उसके अगले साल वाले 74,273 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे। लेकिन इस साल में कितने एक्सपेंस हुए देखिए, ये 43,000 करोड़ के ही एक्सपेंस हुए हैं, तो 43 करोड़ के ही एक्सपेंस हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ड्रास्टिकली जो है वो अपने एक्सपेंस घटाए हैं, और उनको बेनिफिट मिला है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड का रेट डाउन हुआ था कोरोना के चलते, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी हद तक डाउन हो गया था जब कोरोना पीक पे था, मार्च एंड में, अप्रैल में, और कुछ समय मई के भी कुछ समय में। तो वो उस टाइम पे उनको काफ़ी सस्ता फ्यूल मिला था, तो वो अपनी परचेस कॉस्ट को भी कम कर पाए, और ये अच्छे रेट में उनको यहाँ पे ये फ्यूल को वो बेच पाए, क्योंकि ज़्यादा रिडक्शन था नहीं। जैसा आपको पता ही है, फ्यूल के रेट में ऑलमोस्ट सेम रेट पे बिका था फ्यूल। तो उनके प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो पिछले क्वार्टर में जहाँ पे उनका 1104 करोड़ का घाटा था, वो बढ़ के इस क्वार्टर में 3,667 करोड़ का प्रॉफिट में तब्दील हो गया। तो ये देखिए बहुत बड़ा जंप है ये उनके जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में।
अब हम बात करते हैं कि उनका जो ये जो सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स में से उनको कुछ 557 करोड़ का घाटा हुआ है। तो वो करने के बाद उनको 3119 करोड़ का प्रॉफिट उनका रह जाता है टैक्स से पहले वाला। अगर हम टैक्स कंपोनेंट के बाद की अगर नेट टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में इस कंपनी को 2252 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में उनको 27 करोड़ का लॉस हुआ था। हालांकि 27 करोड़ के लॉस के अंदर उनकी एक 1000 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसको हम मना नहीं कर सकते कि इसके चलते उनको जो है वो ये लॉस में चला गया था। पहले से लॉस में थे, ऊपर से ये 1000 करोड़ का उन्होंने ये लिया था, इसलिए उनका लॉस पिछला क्वार्टर का फिगर बहुत ही खराब था। लेकिन पिछले साल वाले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो भी ये फिगर काफ़ी अच्छी है। पिछले साल वाले क्वार्टर में उनको 877 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस क्वार्टर में 2252 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये क्वार्टर उनका बहुत ही धमाकेदार रहा है, एकदम शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। और यही कारण है कि उनका जो अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों, वो 14.78 के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.18 था और पिछले साल वाले क्वार्टर में 5 रुपये 76 पैसे था। तो ये देखिए कितनी शानदार बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। उनका पिछले साल भर में जो प्रॉफिट था वो 17 रुपये 72 पैसे के आसपास था। उतना तो ऑलमोस्ट उन्होंने इस क्वार्टर में ही कर दिया है, 1478 का। तो आने वाले क्वार्टर अगर उनके ठीक ठाक भी रहेंगे, 3 क्वार्टर में अगर खाली लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक ठाक अगर प्रॉफिट भी बनाया, तो ऐसा लग रहा है कि उनका ईपीएस जो है इस साल का वो 35 से 40 या ओवर 35 से 50 के बीच में भी रह सकता है। तो ये अच्छा साल इसका जाने वाला है और इसकी उसके प्राइस पे अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। जहाँ तक इनकम का सवाल है, उनकी इनकम में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 16 से लेके 19 तक अगर देखें तो 1,78,000 करोड़, 1,88,000, 2,21,000, 2,76,000, तो ये इतने करोड़, ये सारे करोड़ में है। तो इतने का उनका इनकम उनका चल रहा था। हालांकि हल्की सी गिरावट आई थी मार्च 22 में, क्योंकि उस साल में थोड़ा मंदी का माहौल था, तो थोड़ा फ्यूल वगैरह का सेल जो है वो कम हुआ था। अगर बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो 3,700 करोड़, 5,900 करोड़, यहाँ तक सबसे मार्च 17 में सबसे हाईएस्ट हुआ था। इसके बाद से इनके प्रॉफिट में गिरावट आई है। तो आप अगर उनके प्राइस चार्ट जो हम आगे देखेंगे तो भी समझ में आएगा कि ये एकदम बराबर है, उनको प्राइस ने भी इस वही फॉलो किया है। तो ये 17-18 से उनके प्रॉफिट में गिरावट आनी शुरू हो गई थी और मार्च 20 में सबसे बुरा ये दौर था, जब उनको जो है वो काफ़ी हद तक उनका प्रॉफिट ड्रास्टिकली जो है वो गिर गया था और वो 3,096 पे आ गया था। ये देखिए उसके प्राइस चार्ट की पैटर्न रही है। तो जैसे पीएसयू, ज़्यादातर पीएसयूज में होता है कि आपको एक डिविडेंड यील्ड तो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4, 4.5, 5%, 6%, 7% तक के डिविडेंड तो ये लोग दे देते हैं, लेकिन शेयर प्राइस में ज़्यादा अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में नहीं होता, जो इस कंपनी में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। 1995 में ये 52 रुपये का शेयर होता था और आज 25 साल बाद भी उसमें सिर्फ 4 गुना हुआ है इसका, जो 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 अप्रिसिएशन आप बोलो तो 4 गुना ही हुआ है। तो ये मोटा मोटा सेविंग्स अकाउंट जितना ही आप अप्रिसिएशन इसको कह सकते हो। तो ज़्यादा कुछ इसमें अप्रिसिएशन के नाम पे नहीं है। हालांकि इस कंपनी में परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरा है। अगर आप बीपीसीएल में देखोगे फिर भी इससे ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा, इंडस्ट्री पीई जो है वो 41.69 के आसपास का है। तो ये अच्छा खासा पीई इसको मिला हुआ है, काफ़ी हद तक स्टेबल इस बिजनेस को माना जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस कंपनी को नहीं मिल रहा है। ये देखिए उसको 12 का ही पीई दे रहे हैं, ये पीई बहुत ही कम है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनका ईपीएस अभी कम हुआ है, नहीं तो ये ईपीएस जो है उनका और ज़्यादा होता है। ये अभी जैसे हम बता रहे हैं कि ये इसका ईपीएस अभी इस साल हो सकता है कि 40 के आसपास चला जाए। तो 40 के आसपास चला जाएगा तो पीई रेशियो और इसका कम हो जाएगा और 8 या 9 के आसपास आ जाएगा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये हो रहा है कि उसको ये वैल्यूएशन, ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी उसका ओएनजी के साथ जो कुछ हो सकता है कि पेरेंट कंपनी के साथ इतना स्मूथ नहीं है या डिसइन्वेस्टमेंट की प्लान चल रही है, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन ये कंपनी तो हाईली प्रॉफिटेबल है आज की डेट में भी। तो मुझे तो स्ट्रांगली लग रहा है कि हाईली अंडर वैल्यूड है और इसका वैल्यूएशन आने वाले टाइम में बिल्कुल बढ़ना चाहिए और ये रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हालांकि जैसा हमने कहा कि वो क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल में उनको सस्ता मिला था और ये इम्पैक्ट साल भर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अभी इस क्वार्टर में 14 का उनको ये ईपीएस आया है। तो आने वाले क्वार्टर में अगर उनको, जैसा हमने बोला कि चला 6 का भी अगर ईपीएस रहता है तो 6×3 = 18, 18 और 4 = 22, तो 32 का ईपीएस वैसे भी हो जाता है। तो ये साल उनका अच्छा ही जाने वाला है। तो उसका जो है शेयर प्राइस डेफिनेटली इसका ऊपर की तरफ जाना चाहिए आने वाले जो है वो 3 से लेके 9 महीने के अंदर, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो बेहतर है।
मित्रों यही वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आने वाले समय में भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।